नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम आईएएस एमपीपीएससी के इस चैनल पर। श्री सुंदरम आईएएस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण सामग्री अध्ययन सामग्री मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रसारित की जा रही है। इस कड़ी में आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में शामिल मनोविज्ञान का एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। मनोविज्ञान चौथे पेपर के इथिक्स वाले हिस्से के साथ दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के साथ रखा गया है। सामान्यतः वो अभ्यर्थी जो मेंस की तैयारी करते हैं वो इससे परिचित हैं। आज के इस टॉपिक पे साइकोलॉजी पढ़ाना शुरू करूंगा इस टॉपिक के बाद से, लेकिन उसके पहले मेरा ये एक उद्देश्य था कि आपको मनोविज्ञान का परिचय करा दिया जाए। सामान्यतः साइकोलॉजी कहते किसको हैं, साइकोलॉजी के प्रति लोगों की क्या भावनाएं होती हैं, साइकोलॉजी के प्रति लोगों की क्या सोच होती है, और पीएससी के सिलेबस पर मुख्य रूप से यह वीडियो पीएससी के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन सभी के लिए यह समान रूप से उपयोगी होगा। तो पीएससी के लिए जो सिलेबस है उसको तो हम लोग देखेंगे, साथ में साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी पे क्या पढ़ते हैं, पीएससी क्या पढ़वा रहा है, और साइकोलॉजी पढ़ने का मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ते कैसे हैं, और लोक प्रशासन पे साइकोलॉजी की भूमिका क्या है, क्यों आपके सिलेबस में साइकोलॉजी रखी गई है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान का एक परिचय। लेकिन मनोविज्ञान का एक परिचय शुरू कराऊं, इसका डिटेल आपको कराऊं, मनोविज्ञान के तह तक ले जाऊं, मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र को आपको समझाऊं, उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी ने मनोविज्ञान के विषय के रूप में यूनिट 3 पे पेपर 4 मेंस के पेपर 4 के यूनिट 3 पे क्या क्या रखा गया है वो संदर्भ हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन परिचय सभी के लिए है। ठीक है, तो जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करेंगे, या पीएससी के अलावा अन्य किसी चीज की तैयारी करते हैं जिसमें साइकोलॉजी शामिल है, या साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, या साइकोलॉजी से रुचि रखते हैं, या साइकोलॉजी जानना चाहते हैं, आपके दिमाग में भी यदि प्रश्न रहते हैं कि मन को कैसे समझें, खुद को कैसे समझें, दूसरों के मन को कैसे समझें, मन का उपयोग करके व्यवहार, मन के समझ का उपयोग करके व्यवहार को कैसे नियंत्रित करें, व्यवहारों को कैसे नियंत्रित किया जाता है, व्यवहार को बदला कैसे जाता है, क्या हम किसी दूसरे के मन को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, मतलब रीड कर सकते हैं या नहीं रीड कर सकते, क्या साइकोलॉजिस्ट मन को रीड कर पाते हैं या नहीं रीड कर पाते, या रीड कर पाते हैं तो कैसे वो साइकोलॉजिस्ट मन की बातें पता लगा लेते हैं, क्या ऐसे कुछ लोग जैसे जो मन पढ़ लेते हैं, मन की बात बता देते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या नहीं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, सुहानी शाह हो गई, है ना, शिवानी सुहानी शाह, हाँ सुहानी शाह हो गए, ऐसे लोग क्या साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, मनोचिकित्सक जो होते हैं, तो वो क्या किन आधारों पर यह पता लगाते हैं कि हम क्या सोचते हैं। ये सब मनोविज्ञान के चिंतन का विषय। हम स्वप्न क्यों देखते हैं, स्वप्न में हमें क्या आता है, स्वप्न में वही चीजें क्यों देखते हैं, ये बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारे विषय क्षेत्र हैं। ठीक है, उन विषय क्षेत्रों का हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। लेकिन उसके पहले जो अभ्यर्थी इस वीडियो से इसलिए जुड़े हैं कि उनका पेपर 3 पूरा हो जाए, पेपर 4 का यूनिट 3 पूरा हो जाएगी, उसमें कुछ हमें सीखने को मिलेगा, तो वो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि पहले तो आपको एक ड्राफ्ट दे देते हैं कि साइकोलॉजी के सिलेबस में पीएससी ने क्या क्या रखा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी में यूनिट 3 है, यूनिट 3 में एक तो पहले तो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, ये पीएससी ने नहीं रखा है, ये मैं यहाँ पे कराऊंगा। आज ये वाला टॉपिक पीएससी ने रखा है, मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, ये पीएससी का टॉपिक है। तो पीएससी के अभ्यर्थियों के लिए ह्यूमन बिहेवियर एंड साइकोथेरेपी, ये पहला टॉपिक रखा है, मानवीय व्यवहार एवं मनोविज्ञान, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मनोवृत्ति अर्थात एटीट्यूड हम लोग समझेंगे, एटीट्यूड आगे है, एप्टीट्यूड, दोनों के अंतर को समझते हुए एक अगली क्लास करेंगे। सब्जेक्ट मैटर, एलिमेंट, फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, मनोवृत्ति चेंज कैसे होती है, प्रबोधक संप्रेषण क्या है, परसुएसिव कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, पूर्वाग्रह और भेदभाव क्या होता है, भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता क्या है, स्टीरियोटाइप्स इन द
इंडियन कंटेस्ट क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन इस वीडियो पे करेंगे। आयोग ने ये सारी चीजें रखी है, तो आयोग ने एमपीपीएससी ने बहुत सारे सिलेबस में अन्य एग्जाम पे होगा वो भी देखेंगे, और जो परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं उनको भी ये सब जानना चाहिए, तो वो ये पालन इसका कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें मनोवृत्ति के अलावा अभिक्षमता या अभिरुचि रखी गई है, जिसका मतलब होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता एवं लोक, इसमें क्या क्या रखा गया, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत मूल्य रखे गए हैं इस पे, है ना। तो एप्टीट्यूड एंड बेसिक वैल्यूज फॉर पब्लिक सर्विस के लिए रखा गया है। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी रखी गई है। निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता रखा गया है सिलेबस में, अर्थात इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनिज्म रखा गया है। वस्तुनिष्ठता रखी गई है। लोक सेवा के प्रति समर्पण रखा गया है। इम्पैथी अर्थात समानुभूति रखी गई है। सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता रखी गई है। और इसमें अर्थात टॉलरेंस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन जो है उनके प्रति। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंसी रखा गया है। साइकोलॉजी के अंतर्गत संप्रत्यय है, शासन प्रशासन में उसकी उपयोगिता है, अनुप्रयोग है। व्यक्तिगत भिन्नताएं रखी गई हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किन किन वैल्यूज पर, किन किन गुणों पर अलग होता है, ये सिलेबस पे रखा गया है। मनोविकार, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रखे गए हैं, जिसमें डिप्रेशन अर्थात अवसाद, सामाजिक दुश्चिंता, मनोविकार अर्थात साइकोफ्रेजिया, सोशल एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, है ना, सामाजिक दुर्भीति, सोशल क्या लिखा है, डिसरेगुलेशन, है ना, सामाजिक दुर्भीति, द्विध्रुवी मनोविकार, बाइपोलर साइकोसिस रखा गया है। मनोचिकित्सा के अंतर्गत साइकोथेरेपी रखा गया है। अर्थात यदि सिलेबस देखें तो सिलेबस में हर एक चीज रख दी गई है जिससे आप एक सामान्य साइकोलॉजी का परिचय कर सको। साइकोलॉजी में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक चिकित्सा एवं पारिवारिक चिकित्सा जैसे टॉपिक रखे गए हैं। क्लियर। तो यदि हम लोग सिलेबस देखें पीएससी का, तो पीएससी के सिलेबस के आधार पर भी पढ़ेंगे तो सामान्यतः साइकोलॉजी का बहुत सारा हिस्सा आप पढ़ सकते हैं एक सामान्य। लेकिन साइकोलॉजी में पीएससी ने जो रखा है वो सिर्फ इतना है जितना एक लोक प्रशासक को साइकोलॉजी काम आ सकती है, जितना एक उस व्यक्ति को साइकोलॉजी काम आ सकती है जो व्यक्ति प्रशासन में जनता के सामने काम करेगा। आज के इस वीडियो पे साइकोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं। जब मैंने पहली बार साइकोलॉजी पढ़ा था, है ना, अपने पीजी के तौर पर, एमए के तौर पर, एमए में जब मैं पीजी के तौर पर फिलोसफी के पहले साइकोलॉजी पढ़ रहा था, तो साइकोलॉजी मैंने क्यों पढ़ा था वो मैं अपना पहले एक अपना अनुभव बताऊंगा। उस अनुभव से आप लोग जुड़ पाएंगे कि कोई भी साइकोलॉजी के प्रति कैसे इंटरेस्टेड होता है, कैसे रुचि होती है। मेरी खुद की बात है कि मैं साइंस का विद्यार्थी था, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा था, लेकिन समझने को लेकर के साइंस के माध्यम से मैं वो नहीं समझ पाया जो मैं अक्सर समझना चाहता था, जिस पर मेरी विशेष रुचि होती थी। उस विशेष रुचि में शामिल थी कि मैं मानव मन को समझना चाहता था। मेरा इंटरेस्ट था मानव व्यवहार को लेकर के। तो साइकोलॉजी के प्रति किसी का रुझान या आपका रुझान जो साइकोलॉजी के प्रति होगा वो कैसे होगा, वो समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो मेरा जो उद्देश्य था, तो मैं समझना चाहता था कि ह्यूमन कोई एक निश्चित व्यवहार क्यों करता है, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का वही व्यवहार क्यों है। इतने सारे लोग होते हैं तो उन सभी लोगों का अलग अलग व्यवहार कैसे हो जाता है, क्या सोचता है वो इंसान, और उस सोच को हम कैसे रीड कर सकते हैं। और जो मैंने सोचा था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सोच करके हमने साइकोलॉजी पहली बार पढ़ा था अपने पीजी सब्जेक्ट के रूप में, फिर हमने साइंस को छोड़ा, ड्रॉप किया, और मन को समझने के लिए, व्यवहार को समझने के लिए, बिहेवियर्स को समझने के लिए, ह्यूमन एक्टिविटीज को समझने के लिए मैंने बीएससी छोड़ करके साइकोलॉजी पे एमए किया। और पहली बार मैंने पढ़ा कि मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली यदि कोई चीज है तो वो मन है। और वहां से मैं अपना एक्सपीरियंस साइकोलॉजी के साथ बढ़ता गया। लेकिन साइकोलॉजी एक चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी, वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था जिसमें ईश्वर को समझते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल पा रहा था जिसमें आत्मा को समझते हैं, नैतिकता को समझते हैं। व्यवहार तो समझ में आ रहा था, थिंकिंग समझ में आ रही थी, मनोविकारों को मैंने बड़े अच्छे से समझा, मनोचिकित्सा को हमने अच्छे से समझा, बहुत सारी चीजें उसमें अच्छी चीजें लगी। लेकिन हमें तब भी ये खाली खाली सा लगता था कि इसमें सब कुछ पढ़ी, लेकिन अभी ईश्वर कहाँ से आया, मन में ईश्वर का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, आत्मा का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, जो चीज एक्सिस्ट नहीं करती है उसका विचार कैसे आता है,
वो भाव कैसे आती हैं, कोई व्यक्ति नैतिक और अनैतिक कैसे हो सकता है, इस बात को लेकर के साइकोलॉजी के पास जवाब कम थे या नहीं थे। तो फिर मैंने साइकोलॉजी को छोड़ करके फिलॉसफी पढ़ा और फिलॉसफी पे आगे गया, तो फिलॉसफी पे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिले। तो फिलॉसफी और साइकोलॉजी दोनों से हमारा नाश्ता रहा, और साइंस वास्ता रहा, सॉरी नाश्ता नहीं, सॉरी, दोनों से हमारा नाता रहा कहना चाहिए, नाता और वास्ता को जोड़ करके नाश्ता भूल गया, सॉरी। तो दोनों से हमारा वास्ता रहा, साइकोलॉजी भी पढ़ा, फिलॉसफी भी पढ़ा और उधर साइंस भी पढ़ा। तो इन तीनों का जो जवाब, और तीनों एक ही काम कर रहे थे। एक तो साइंस अपने तरीके से इस जगत का कारण ढूंढने का प्रयास करता है, दूसरा फिलॉसफी जगत का, संसार का कारण ढूंढने का प्रयास करता है, फिलॉसफी अपने तरीके से संसार का कारण ढूंढने का प्रयास करता है, और साइकोलॉजी अपने तरीके से मनोभावों को नियंत्रित करने का, व्यवहारों के कारण ढूंढने का प्रयास करता है। इन तीनों सब्जेक्ट से हम लोग ये सीखते हैं कि इंसान का जीवन इस संसार पे कैसे चलता है। आइए, ये तो मेरे फिलॉसफी। अब आप क्यों साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं? पहली बात तो जो पीएससी के लिए जुड़े हैं, जिनको पीएससी के लिए देखना है, तो निश्चित रूप से वो पीएससी के सिलेबस में है तो पढ़ना मजबूरी है, पढ़ेंगे ही, ना होती तो ना पढ़ते, है सिलेबस पे तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो उसके साथ जस्टिस कैसे करना है। और आप एक साइकोलॉजिस्ट से जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एक कहना ये चाहिए कि जब साइकोलॉजिस्ट के तौर पर अपने आप को रखते हुए साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एक जिज्ञासा सबके अंदर होती है दूसरों को समझने की, दूसरों के व्यवहारों को समझने की। अपने व्यवहार के प्रति भले ही हम अवेयर न रहते हों, लेकिन दूसरों के व्यवहारों को समझने की, दूसरों के मन को पढ़ने की मानव की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और उसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को हम लोग पूरा करते रहते हैं यदा कदा, गेस करके, तुक्के लगा करके, है ना। और पूर्वाग्रह से भी, पूर्वानुमान से भी, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल संक्रियाएं हैं जिसको हम लोग मन से पूरा करते रहते हैं। इस वीडियो में, इस सेशन में, इस क्लास में मैं यह आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि मानव का मन क्या होता है, और उस मन की नीड्स क्या होती है, उस मन को क्या चाहिए होता है, उसकी खुराक क्या होती है, मन क्या है, मन कहाँ से आता है, मन का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, मन की जरूरतें क्या होती है, मन को मोड़ा कैसे जाता है, मन हमारा दूसरों के मन से अलग कैसे होता है, एक ही परिस्थिति में एक अलग अलग व्यक्ति अलग अलग व्यवहार कैसे कर लेते हैं, किसी का मन खिन्न हो जाता है, किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, कोई प्रसन्न चित्त का होता है, कोई दुखी होता है, तो क्यों होता है, ये सब समझने का प्रयास आज के इस वीडियो में करेंगे। हमारे यहाँ एक विचार चलता है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पया, जातो जातो नवाचारा, ऐसे करके एक विचार है ना। तो भारत में हर मन पे कहा गया कि हर मन में अलग अलग विचार हैं, और ये अलग अलग, जैसे जैसे कि हर कुएं का पानी अलग अलग है, ठीक। तो जैसे कि हर एक मन में ये अलग अलग विचार आते कैसे हैं, जैसे यदि हम लोग बायोलॉजिकली देखें, तो बायोलॉजिकली हमारा जो मन है वो अलग है सबसे, लेकिन यदि बायोलॉजिकली पार्ट्स ऑफ बॉडी देखें, सबका अलग है। तो आइए थोड़ा थोड़ा हम लोग मन की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, और ये समझेंगे कि मन बिल्ड कैसे होता है, मन की परिभाषा क्या है, साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है। ये समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग चलेंगे इंसान के मन पर, प्रैक्टिकल बातें। यदि आपको लगता है, यदि आप जिज्ञासु हैं कि मन में क्या चलता है, क्यों चलता है, कभी हम अपने मन की बातें कह नहीं पाते, और कभी मन में आया हुआ सब कुछ कह देते हैं, किसी से कुछ नहीं कह पाते, किसी से सब कुछ व्यक्त कर देते हैं। अर्थात कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे हम कुछ शेयर नहीं कर पाते। कुछ लोग इंट्रोमुखी हो जाते हैं, कुछ लोग बाह्यमुखी हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। ऐसा क्या है, किस कारण से हमारे अंदर खून वही है, ब्लड वही है, मांसपेशियां उतनी है, मस्तिष्क उतना है, आंखें कान नाक शरीर सब उतना है, फिर उसके बाद मन कैसे अलग अलग हो जाता है, क्या कारण है। और यही सब कुछ पढ़ने का जो विज्ञान होता है उसको मनोविज्ञान कहते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जब आप मनोविज्ञान के तह तक जाएंगे, जब आप मनोविज्ञान के फील्ड पे प्रवेश करेंगे, जब आप मनोविज्ञान की सीमा रेखा के अंदर आएंगे, तो आप पाएंगे कि आप अपने मन को, पढ़ने का लाभ बता रहा हूं, आप अपने मन को न केवल समझ पाएंगे, बल्कि आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाएंगे। नियंत्रित मीन्स अपने व्यवहार का रेगुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी भूमिका लेता हूं मैं, और एक भूमिका के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी कराने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए बात शुरू करते हैं। देखिए, जब अपन साइकोलॉजी की बात करते हैं, हिस्ट्री पे अभी हमें नहीं जाना है, अभी हम सिर्फ साइकोलॉजी के उस पार्ट पर बात करेंगे जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना। तो पहले तो इस टर्म की ही बात कर लें, साइकोलॉजी। इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं,
अर्थात यह मन का विज्ञान है। क्लियर? एक लाइन में यदि मनोविज्ञान को कोई कहे कि आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, परिभाषित करना यहाँ पे उद्देश्य नहीं है, मैं आज बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बेसिक बात करने आ रहा हूं। तो ये किसका विज्ञान है? मन का साइंस है, साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड है, ठीक। दूसरा, यदि साइकोलॉजी से समझने का प्रयास करें तो इसमें दो शब्द मिलते हैं, एक साइकी और दूसरा लोगस। साइकी को पहले आत्मा कहा जाता था, सोल कहा जाता था मन को, तो कई बार इसका साइकी का ट्रांसलेशन आत्मा के रूप में, कई बार इसका ट्रांसलेशन मन के रूप में, इंग्लिश के लिए कई बार इसके लिए माइंड के रूप में इसका कैलकुलेशन इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और लोग जी का मतलब आप लोग जानते हैं, लोगस शब्द है, ग्रीक शब्द है साइकोलॉजी, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन, जिसका मतलब होता था आत्मा का अध्ययन, जिसका मतलब होता है मन का अध्ययन, स्टडी ऑफ द माइंड, ठीक। तो स्टडी ऑफ द माइंड इज द साइकोलॉजी, ये परिभाषा गठित की गई। अब देखिए हमारे पास साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी की जो रूट है, रूट का मतलब ये हुआ कि साइकोलॉजी जहां से आई है वो सब्जेक्ट कौन सी है, तो वो सब्जेक्ट फिलॉसफी है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें फिलॉसफी पहले पढ़ना पड़ेगा? तो निश्चित तौर पर फिलॉसफी एक वो विषय है जिससे सारी विषय निकलती हैं। फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। फिलॉसफी सभी विषयों की जननी है। गणित भी निकली है वहां से, तर्कशास्त्र भी निकला है वहां से, मनोविज्ञान तो निकला ही निकला है, वो है ही है। इसके अलावा भाषा का साइंस निकला है साइकोलॉजी से, सॉरी फिलॉसफी से। फिलॉसफी से सारी राजनीति विज्ञान निकली है, फिलॉसफी से सोशियोलॉजी निकली है, फिलॉसफी से बहुत सारे डायमेंशन निकलते हैं। तो जनरली चिंतन ही फिलॉसफी है, और जब चिंतन ही फिलॉसफी है तो चिंतन से ही सारी ज्ञान की धारा निकलती है। कोई इस दिशा में बह गई, कोई उस दिशा में बह गई। जैसे ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं तो कोई इस दिशा में बह गई दूसरे नाम से, इस दिशा में बह गई दूसरे नाम से। ऐसे ही साइकोलॉजी या अलग विषय सबकी एक रूट है, वो रूट है फिलॉसफी। जैसे एआई की रूट है फिलॉसफी, जैसे कंप्यूटर का रूट है फिलॉसफी, साइकोलॉजी सब कुछ रूट है इसके। ऐसे ही सभी विषयों की रूट है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी का परिचय तो मैं अलग से कराऊंगा ही, वो तो पढ़ाना ही है, उसकी क्लास शुरू कर ही रहे हैं। साइकोलॉजी को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल था कि साइकोलॉजी पे हमारे पास कंटेंट नहीं है, इस पे क्या पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी हमें नहीं होती है, कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो साइकोलॉजी पे जो कंटेंट होते हैं उस कंटेंट तक हम जाएं, उसके पहले एक साइकोलॉजी का एक व्यवस्थित इंट्रोडक्शन आपको होना चाहिए, उसके विषय क्षेत्रों का, उसके इतिहास का, वो सब पढ़ते रहेंगे हम लोग। आइए, तो एक चीज तो हमें प्राप्त हो गई, ये प्राप्त हो गया कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड है, स्टडी ऑफ माइंड है। हम लोग माइंड का ट्रांसलेशन मन के तौर पर करते हैं। और एक दूसरा शब्द है ब्रेन, मस्तिष्क। तो क्या ब्रेन इक्वल टू माइंड या कुछ और, है ना? इसको हम लोग मन कह देते हैं, तो इसको हम लोग मस्तिष्क कह देते हैं हिंदी में। अब बताइए कि क्या मस्तिष्क एंड माइंड एक ही चीज है? आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा जो ऑनलाइन देखेंगे, क्या मस्तिष्क और माइंड एक ही चीज है? एक चीज और इस्तेमाल होती है, सोल। सोल, आत्मा। पहले मनोविज्ञान में साइकी शब्द इस्तेमाल होता था सोल के लिए, लेकिन बाद में साइकी मन के लिए इस्तेमाल होने लगा, माइंड के लिए होने लगा। क्लियर? तो पहले सोल कहा गया, फिर साइकी कहा गया, फिर माइंड कहा गया, तीनों के अलग अलग है। तो अभी अपन जो साइकी ले रहे हैं तो उसमें दो शब्द आ जाएंगे। ये एक्चुअली ये दोनों साइकी हैं ना, साइको नहीं बोलना, साइकी है ये। साइकी मीन्स मन या आत्मा, दोनों। इन तीनों को आप कहाँ पाएंगे? इन तीनों को क्या हम लोग शरीर पे पाते हैं? और इनमें से तीनों में से क्या तीनों का संबंध साइकोलॉजी से है? हाँ। तो यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दें कि क्या तीनों का संबंध साइकोलॉजी से है, तो साइकोलॉजी का संबंध इन तीनों से है। साइकोलॉजी का संबंध इन तीनों से है, और ये तीनों साइकोलॉजी के फील्ड हैं, तीनों साइकोलॉजी के बेस हैं जहां साइकोलॉजी डिसाइड होती है। क्लियर? यदि हम लोग इंसान की बॉडी को देखें, इंसान की बॉडी, तो इंसान की बॉडी का यदि आप लोग पोस्टमार्टम करो तो इन तीनों में से क्या मिल जाएगा?
इंसान की बॉडी से यदि हम लोग कुछ निकालना चाहें तो ब्लड निकल आएगा, हमारी आंतें निकल आएंगी, हमारा लंग्स निकल आएगा, हार्ट निकल आएगा, फेफड़े, सब कुछ निकल सकता है। तो क्या उसमें हमें कहीं मन और सोल जैसी चीजें पोस्टमार्टम में मिलती है या नहीं मिलती? क्या ये फिजियोलॉजिकल है या नहीं है? यदि ये फिजियोलॉजिकल नहीं है तो इसका मतलब हमारी बॉडी पे मन या सोल कम से कम फिजियोलॉजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। यदि वो शारीरिक नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, हमें वो पोस्टमार्टम से नहीं मिलती हैं, तो फिर आती कहां से है? सवाल ये बनता है कि हम सोल और मन का परसेप्शन कैसे करते हैं, उसका भाव कैसे ग्रहण करते हैं, और यदि भाव ग्रहण नहीं करते तो उसका नॉलेज कैसे होता है, कैसे हम आत्मा के बारे में बात कर पाते हैं, कैसे हम अपने मन के बारे में बात कर पाते हैं। यदि आप पोस्टमार्टम बॉडी का करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के अंग मिलेंगे, है ना। एक अंग होंगे बाह्य अंग, तो वो बिना पोस्टमार्टम के ही मिल जाते हैं देखने को। बाह्य अंगों को हम लोग कर्म इंद्रिय के रूप में भारतीय फिलॉसफी पे पढ़ते हैं, भारतीय मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, कर्म इंद्रिय के रूप में हमारी आंख, कान, नाक, त्वचा, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों, है ना। तो बाह्य अंगों की हम लोग बात करेंगे तो ये पूरा शरीर का बाह्य स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है वो। दूसरा आंतरिक अंग मिल जाएंगे जो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन हमारे शरीर के अंदर हैं, पोस्टमार्टम में मिल जाएंगे। आपका कलेजा, दिल, है ना, आपके अंदर बैठा हुआ एक फेफड़ा, है ना, एक बड़ी सी आंत, एक बड़ा सा लीवर, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, सारे अंग मिल जाएंगे आंतरिक पर। लेकिन मन कहाँ, लेकिन आत्मा कहाँ? और ये आत्मा और मन यदि हमें बॉडी पे नहीं मिल रही है तो इसका नॉलेज कैसे? इसी की खोज हमें पहुंचा देती है फिलॉसफी पर, इसी की खोज हमें पहुंचा देती है एपिस्टेमोलॉजी पर, इसी की खोज हमें पहुंचा देती है साइकोलॉजी पर। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा कहते हैं, और इसी की खोज का अध्ययन कई बार फिलॉसफी, साइंस और मनोविज्ञान तीनों में किया जाता रहा है। साइंस किसका अध्ययन करता है? साइंस एनाटॉमी देगा, साइंस फिजियोलॉजी देगा, है ना, फिजियोलॉजी देगा, अर्थात ये सब साइंस देगा। साइंस का अध्ययन है आंतरिक अंगों और बाह्य अध्ययन, बाह्य मतलब कोर विज्ञान जो बायोलॉजी होती है उसकी बात करें। मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस यहां तक काम करता है। तो साइंस का काम हो गया हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना, साइंस का काम हो गया हमारे आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में बताना, उनका रोग ठीक करना, उनके बारे में विवरणात्मक जानकारी देना, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देना। लेकिन इनसे परे दो सब्जेक्ट होती हैं जो यहां से जब ज्ञान समाप्त होता है तब इधर की ओर आते हैं। तो एक तो हम लोग सोल की खोज करते हैं, दूसरा हम लोग माइंड की खोज करते हैं, तीसरा ब्रेन के साथ इनका रिलेशन देखते हैं। तो यदि हम लोग साइकोलॉजी को देखें, देखिए सोल की खोज कौन कौन कर रहा है? सोल मीन्स आत्मा। क्या मन और आत्मा एक ही चीज है? तो सोल की खोज हमारे धर्म गुरु भी कर रहे हैं, सोल की खोज साइंस भी लगी है, सोल की खोज फिलॉसफी में भी चल रही है, सोल की खोज जो है साइकोलॉजी में भी चल रही है। तो हमारी जो आत्मा है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं है, इसकी खोज जारी है। फिर मन की खोज भी यही सब कर रहे हैं, मन की खोज में भी यही सब लगे हैं। फिर ब्रेन, तो ब्रेन की खोज में ब्रेन मिल चुका है, और ये किसको मिल गया है? ये बायोलॉजी को मिल चुका है। अर्थात ब्रेन जो है, ब्रेन की स्टडी जो है वो बायोलॉजी के अंदर की जाने लगी है। अब हम लोग को जो पढ़ने का विषय, इसका मतलब ब्रेन की खोज पे फिलॉसफी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब ब्रेन की खोज पे साइकोलॉजी नहीं लगी हुई है। ब्रेन कैसी एंटिटी हो गई? ब्रेन फिजियोलॉजिकल एंटिटी हो गई। ब्रेन का एक निश्चित ग्राम हमने तय कर लिया, खोज लिया, हाथ में पकड़ के देख लिया कि ये ब्रेन है और ये काम करता है। ये काम कैसे करता है? ब्रेन काम करता है नर्व्स के माध्यम से, न्यूरॉन्स के माध्यम से, न्यूरॉन्स के माध्यम से। तो ब्रेन तो हमको मिल गया। अब किसकी खोज है? अब इसकी खोज ना तो साइकोलॉजी में होगी, ना तो फिलॉसफी में होगी, ना तो साइंस में होगी। अब इसका अध्ययन होगा, और इसका अध्ययन कहाँ होगा? इसका अध्ययन साइंस में होगा, बायोलॉजी में होता है। और अलग से ब्रेन का साइंस डेवलप हो गया जिसको हम लोग न्यूरो साइंस कहते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं, जिसको हम लोग न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसको हम लोग ऐसे, हाँ, एक अलग से है
डेंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक, तो ऐसे साइंस निकल कर आ गए और ब्रेन का अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि ब्रेन हमारा मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, मतलब 20 से देखें तो 3 भागों में बटा होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो होता है वो काम करता है हमारी तंत्रिकाओं के माध्यम से, हमारे नर्व्स के माध्यम से। हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रेन का संबंध हमारे सेंस ऑर्गन से होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ब्रेन का ऑर्गन जो है, सॉरी, ब्रेन का जो संबंध होता है वो हमारे सभी शरीर के स्वैच्छिक संचालित होने वाले, सॉरी, स्वैच्छिक और अनैच्छिक, अनैच्छिक और ऐच्छिक दोनों प्रकार से संचालित होने वाली क्रियाओं से होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे हार्ट पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे हाथ पर, हमारे नाक पर, हमारे कान पर, हमारी आंख पर, हमारे समस्त अंगों पर ब्रेन का नियंत्रण होता है। तो क्या ब्रेन, स्टडी ऑफ द ब्रेन इज साइकोलॉजी? नो, स्टडी ऑफ ब्रेन इज द नॉट साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रेन इज द, स्टडी ऑफ ब्रेन इज न्यूरोलॉजी, इज एक साइंस होता है, मस्तिष्क का अध्ययन है ना, तो इनके अंतर्गत कर दिया जाता है। ठीक है, इंसेफेलोलॉजी बोलते हैं शायद, इंसेफेलोलॉजी। तो उसमें पूरा ब्रेन का अध्ययन किया जाता है जिसमें ये सारी शाखाएं आ जाती हैं। फिर क्या है, तो इसका मतलब ब्रेन का जो मन के साथ रिलेशन है, ब्रेन का जो सोल के साथ रिलेशन है, ब्रेन का जो थिंकिंग के साथ रिलेशन है, ब्रेन का जो बिहेवियर के साथ रिलेशन है, बिहेवियर के साथ रिलेशन है, थिंकिंग के साथ रिलेशन है ना, तो उन रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी पे। तो इसका मतलब साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड द आल्सो एंड द ब्रेन। तो एक तरीके से साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। मतलब साइकोलॉजी की परिभाषा हम लोग को तय करना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि मन में होने वाली संक्रियाओं का अध्ययन, मन में होने वाली प्रोसेस का अध्ययन, मन में होने वाली विभिन्न प्रकारों की हलचलों का अध्ययन साइकोलॉजी है। और उन हलचलों का संबंध ब्रेन से होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग साइंस की तह तक जाएंगे तो पाएंगे कि हमारा एक ब्रेन है और ये ब्रेन एक तरीके से किससे जुड़ा हुआ है? 2 प्रकार के अंगों से जुड़ा है। हमारे शारीरिक अंगों से जुड़ा है, शारीरिक अंगों से जुड़ा हुआ है। और शारीरिक अंग हमारे चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, शारीरिक अंग में ये अंग हमारी कर्म इंद्रिय का हिस्सा हो जाते हैं, कर्म इंद्रिय का हिस्सा हो जाते हैं। और दूसरा पार्ट हमारा जो ब्रेन है वो किससे जुड़ा है? ज्ञान इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से। तो ब्रेन का ही संबंध किससे है? ब्रेन का ही संबंध हो जाता है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों से, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ, इनसे हो जाता है। और इनका, नाक, कान, आंख, त्वचा, जीभ से जो डेटा प्राप्त होता है, पंच डेटा जो प्राप्त होते हैं, वो ब्रेन तो जाते ही जाते हैं, लेकिन इन पंच डेटा को हम लोग संवेदना कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदना। और संवेदना की जो अध्ययन है, संवेदना का जो अध्ययन है वो किया जाता है कहाँ पे? साइकोलॉजी पर, साइकोलॉजी पर। इसका मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी के अध्ययन के लिए जो डेटा प्रोवाइड करता है वो हमारा सेंस ऑर्गन्स और मन दोनों प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब साइकोलॉजी में तो न्यूरो साइंस भी पढ़ा जाएगा, बिल्कुल पढ़ा जाएगा। साइकोलॉजी में ब्रेन का साइंस पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। न्यूरोपैथी पढ़ी जाएगी, पढ़ी जाएगी। साइकोलॉजी में साइकोथेरेपी, थेरेपी मतलब कुछ विकार आएगा, उस विकारों का अध्ययन हम लोग करेंगे और उनकी चिकित्सा का अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब साइकोलॉजी का जो विषय क्षेत्र होगा वो विषय क्षेत्र क्या हो सकता है? साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र हो सकता है मन और मन की संक्रियाओं का अध्ययन। लेकिन इन्हीं संवेदनाओं का सबका नाक, कान, त्वचा, आंख, जीभ, ये सबको प्राप्त है। और इन सबसे प्राप्त होने वाले डेटा की प्रोसेसिंग सबकी अलग हो जाती है। तो ये क्या प्राप्त हुआ? संवेदना। संवेदना को हम लोग कहते हैं सेंस डेटा, सेंस डेटा। और इस सेंस डेटा का भाग जो होता है, ये सेंस डेटा तो सबको ऐसे ही प्राप्त होगा। सबकी नाक एक ही चीज सूंघेगी और उसका सेंसेशन अलग तरीके से होगा। सबकी आंख एक ही दृश्य देखेगी लेकिन उसकी संवेदना अलग तरीके से होगी, प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगी। तो सारी इंद्रियां तो सबकी एक जैसी हैं, है ना। बल्कि कुछ संवेदना इंद्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ पशुओं की इंद्रियां जो है बहुत बड़ी बड़ी इंद्रियां मिल जाएंगी। तो इंद्रियों से प्राप्त डेटा और इस डेटा की प्रोसेसिंग ब्रेन में
इस डेटा की प्रोसेसिंग ब्रेन में होती है और इस ब्रेन से तय होता है, मतलब इन सेंस डेटा से तय होता है हमारा मन। तो ब्रेन क्या कर रहा है, ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है, प्रोसेस्ड कर रहा है, और इस प्रोसेसिंग के बाद डिसाइड होता है हमारा मन, और इस मन के बाद डिसाइड होता है हमारा बिहेवियर। अर्थात हमारे मन को, हमारे बिहेवियर को डिसाइड करने में, अध्ययन करने में एक इंपॉर्टेंट आर्गन का रोल होगा। वो आर्गन है क्या, माइंड नहीं, ब्रेन। आर्गन तो है ही नहीं, मन तो है ही नहीं कहीं, है ना। तो ब्रेन, तो रिलेशन किसका है, रिलेशन है सेंस डेटा का, सॉरी प्रोसेसिंग किसकी है, सेंस डेटा की। प्रोसेसिंग के लिए डेटा कौन दे रहा है, सेंस ऑर्गन दे रहे हैं। प्रोसेसिंग हो कहाँ रही है, ब्रेन पे हो रही है, और वो प्रोसेस्ड डेटा पहुंच कहाँ रहा है, शरीर के अंगों तक, बिहेव पर। और बिहेव कहाँ करते हैं, बिहेव हम लोग करते हैं दो तरीके से। एक चीज समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, कि हम लोग के शरीर का अंग है, उनमें से एक चीज हमारे काम की है, वो है ब्रेन, और ब्रेन से डिसाइड होगा माइंड, माइंड से डिसाइड होगा बिहेवियर। और बिहेवियर तीन प्रकार का, एक बिहेवियर जो हम सेल्फ से करते हैं, खुद से, एक बिहेवियर जो हम दो लोगों के बीच करते हैं, मी एंड ही, सी भी हो सकता है, ठीक, और एक बिहेवियर जो हम दुनिया से करते हैं, मी एंड ऑल अनदर। तीन प्रकार का स्टडी होता है, तीन प्रकार का संबंध होता है। तो जब हम सेल्फ से करते हैं तो ये हमारा स्व अध्ययन हो जाता है, तो मन का स्व अध्ययन भी होता है। इसका मतलब साइकोलॉजी के अंदर में, तो क्या हम लोग साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ द बिहेवियर कह सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजी सिर्फ स्टडी ऑफ द बिहेवियर नहीं, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ द बिहेवियर तो है ही है, बिहेवियर को सुधारने का भी तरीका है, थिंकिंग प्रोसेस को सुधारने का भी तरीका है, थिंकिंग ऐसे ही क्यों होती है और क्या क्या दोष होते हैं उनका भी तरीका है। तो स्टडी ऑफ द बिहेवियर विद द आइडियोलॉजी ऑफ द माइंड, विद द आइडियोलॉजी ऑफ द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी की आइडियोलॉजी के साथ बिहेवियर का अध्ययन करना और उसमें मन को केंद्र में रखना, इसका विषय क्षेत्र हो जाता है साइकोलॉजी का। तो बिहेवियर जो स्व अध्ययन, अर्थात सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो खुद को समझने की बात। अब खुद को कैसे समझते हैं और क्या क्या समझते हैं, तो कई बार मैं इंटरव्यू की कक्षाओं में पढ़ाता हूं कि क्या हम खुद को जानते हैं कि हम कैसे बने हैं, क्या हम खुद के व्यवहार को रेगुलेट कर सकते हैं, क्या हम खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या हम खुद को जानते हैं कि मैं कौन हूं। अच्छा, ये मैं कौन हूं का जो जवाब है, इसको भी विज्ञान देने का प्रयास करती है, धर्म देने का प्रयास करते हैं, दर्शन देने का प्रयास करते हैं, साइकोलॉजी देने का प्रयास करते हैं। जब विज्ञान से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मैं कौन हूं, तो विज्ञान के पास एक जीव के लिए जो प्रश्न उत्तर हो सकता है वही रहता है, वो सबके ऊपर लागू होता है। क्या, कि मैं पोषक तत्वों, जलवायु आदि, है ना, से निर्मित एक संरचना हूं, जिसके दो पार्ट हैं, एक बाह्य एक आंतरिक, और उन्हीं आंतरिक अंगों के केमिकल रिएक्शन के कारण संचालित होने वाला एक प्राणी हूं, एक जीव हूं। जब धर्म से पूछा जाता है मैं कौन हूं, तो धर्म में अलग अलग धर्मों में अलग अलग जवाब मिल जाते हैं, लेकिन यदि सामान्यतः भारतीय धर्म की बात की जाए तो मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्द निकल कर आते हैं। लेकिन जब साइकोलॉजी से पूछा जाएगा कि मैं कौन हूं, तो साइकोलॉजी हमेशा एक जवाब देगी, वो ये होगा कि मैं बहुत सारी संक्रियाओं का गुच्छा हूं, बहुत सारी शारीरिक मानसिक बौद्धिक संक्रियाओं का गुच्छा हूं, और हमारा व्यवहार ही डिसाइड करता है कि मैं कौन हूं। तो सबके पास अलग फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या जवाब देगी मैं कौन हूं, फिलॉसफी के पास बहुत सारे जवाब हैं, अलग अलग फिलॉसफर अलग अलग जवाब दे रहे हैं। कई बार धर्म से मैच करता है, कई बार अज्ञेय बात की ओर चला जाता है कि मैं कौन हूं मैं कभी नहीं जान सकता, एगोनिस्ट कहते हैं अज्ञेय बात, है ना। तो कई बार ये होता है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। अलग 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 थॉट, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग फिलॉसफी मैं की व्याख्या करते हैं। तो कई बार मैं स्वतंत्र प्राणी हूँ, मेरा शेष दुनिया से कोई संबंध नहीं, आत्म केंद्रित अवधारणा। कई बार मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, कई बार समझ में आता है कि मैं एक चेतन प्राणी हूँ, कई बार समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, कई बार समझ में आता है कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, कई बार समझ में आता है फिलॉसफी में कि मैं ही ईश्वर हूँ, और कई बार समझ में आता है कि मैं ईश्वर का पार्ट हूँ।
कई बार कहते हैं कि हम कठपुतली हैं और नचाने वाला कोई और है, अलग अलग जवाब हैं, अलग अलग। अभी किसी को ये पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी एंड रिलीजन्स सभी ये अध्ययन करते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन स्वयं को समझने का साइकोलॉजी एक जरिया होता है। जब आप स्वयं को समझेंगे, ठीक है, और दूसरा, अपने को तो आप समझ ही गए, अपने के साथ दूसरों को समझें। दूसरों को समझने का भी साइंस है, दूसरों को समझना। और जब हम स्वयं को दूसरों के साथ जोड़ते हैं तो यहां पर एक चीज, नई चीज पैदा होती है, हमारा व्यवहार। तो व्यवहार जनरली इस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है कि मैं दूसरों के साथ कैसे संबंध रखता हूं, मैं दूसरों के साथ कैसा संबंध रखता हूं, ये व्यवहार का पार्ट है। दूसरा, मैं स्वयं से कैसा व्यवहार करता हूं, मैं स्वयं से कैसा व्यवहार करता हूं, यह भी समझने का हिस्सा है। तीसरा, मेरा व्यवहार शेष दुनिया से कैसा है, मैं तो स्वयं से, दूसरों में एक दो व्यक्तियों से, मेरा समूह में क्या योगदान है, समूह के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, या समूह के साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूं। तो इसका मतलब हम लोग एक चीज यहां से कंक्लूड करेंगे कि ब्रेन, माइंड और बिहेवियर, इन तीन चीजों का स्टडी, इन तीन चीजों की स्टडी जो होती है वो साइकोलॉजी पे की जाती है। अर्थात हम जब सेल्फ को समझने का प्रयास करते हैं, दूसरों के व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं, अपना व्यवहार दूसरों से जोड़कर पब्लिक रिलेशन की बात करते हैं और समूह के रूप में अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तब हम इन सभी व्यवहारों के, इन सभी मानसिक संक्रियाओं के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। क्लियर? तो साइकोलॉजी, इतना सब सुनने के बाद एक चीज समझ में आती है कि मन, मस्तिष्क और व्यवहार, इन तीन चीजों के रिलेशन को समझना, इन तीन तत्वों के संबंधों को समझना, इन तीन तत्वों के विभिन्न आयामों को समझना, अध्ययन करना साइकोलॉजी का पार्ट है। अभी तो बहुत सारे, जब हम स्वयं को समझेंगे तो भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। तो आइए थोड़ा सा उसी पर बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जब सेल्फ को समझेंगे, कोई भी इंसान इस ब्रेन से तो बना ही है, तो पहले तो हमें अपने ब्रेन को समझना होगा। हमारी बॉडी पे बहुत सारे अंग हैं, तो हमें बॉडी को समझना होगा। बॉडी के अलावा बॉडी से निकलने वाले कुछ केमिकल्स हैं, बॉडी केमिकल्स हैं, जो हमारे व्यवहार को डिसाइड करते हैं, जो दूसरे को व्यवहार हमारा संबंध डिसाइड करते हैं। इन बॉडी केमिकल को कई बार हम हार्मोन्स कह देते हैं। तो हमारा व्यवहार किस पर डिसाइड होता है, हम, बॉडी तो है ही है, बॉडी का एक पार्ट है हार्मोन्स भी, तो हार्मोन्स से, ब्रेन्स से डिसाइड होता है। इसका मतलब साइकोलॉजी पे हम लोग जब सेल्फ की स्टडी करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं, तो हम अपना तो देखते हैं कि हम बॉडी से बने हैं, उसमें हार्मोन्स भी आ जाते हैं। दूसरा, हम जिन चीजों से मिलकर बने होते हैं, इनके अलावा उनमें हमारे जीन्स भी शामिल होते हैं, जेनेटिक्स भी शामिल होता है। अर्थात माता पिता के गुण, पूर्वजों के गुण, वो हमारे अंदर होते हैं। और हम जिस समाज में, ये तो अंदर की बात होगी, बाहर जिस समाज में पलते बढ़ते हैं, उसका कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट जो होता है, वो हमारे साथ, सोशल एस्पेक्ट हमारा, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट हमारा, हमारे साथ जुड़ता जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब हम स्व अध्ययन करेंगे इन द साइकोलॉजी, तो इसका मतलब होता है कि पहले हम अपने मनोभावों को समझने का प्रयास करेंगे, अपने जीन्स को समझने का प्रयास करेंगे, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे, अपने उस गुण को समझने का प्रयास करेंगे जो हमने एक्वायर किया है। तो हमें दो प्रकार की चीजें मिलती हैं, एक हमें जन्मजात बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं जिसमें जेनेटिक्स सब कुछ शामिल होगा, और दूसरा हम एक्वायर करते हैं, समाज से अर्जित करते हैं, और समाज से जो अर्जित करते हैं वो हमारा सोशल एस्पेक्ट होता है। इसका मतलब कि मैं जो कुछ हूं वो अपने बॉडी से, अपने जीन्स से, या अपने हार्मोन्स से, या अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर से, बाय बॉडी ब्रेन के स्ट्रक्चर से हूं, और समाज से जो कुछ सीखा है उसकी वजह से हूं। तो एक आपको आंसर मिलेगा कि साइकोलॉजी पे स्व अध्ययन के अंतर्गत ये सब कुछ पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब साइकोलॉजी के एस्पेक्ट को और हम लोग दायरा बढ़ाएं तो एक दायरा हमारा क्या हो गया, हमारी बॉडी, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हमारा ब्रेन, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हमारा हमारे हार्मोन्स, ठीक है।
चौथा इसमें क्या शामिल हो गया, चौथा इसमें शामिल हो गया जीन्स, हमारे जेनेटिक गुण। पांचवा इसमें क्या शामिल हो गया, पांचवा हमारा इसमें सोशल कल्चरल एस्पेक्ट शामिल हो गया, जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वो सब इसके अंतर्गत शामिल हो गया। इसका मतलब कि हम लोग साइकोलॉजी यदि पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी का ये सब अध्ययन सामग्री यहां से हमें प्राप्त होती है। साइकोलॉजी एक विषय के रूप में बहुत पुराना विषय नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी धर्म के साइकोलॉजी फिलॉसफी के तौर पर एक बड़ा पुराना विषय है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में विल्हेम बुंट ने इसकी स्थापना की थी शायद 1879 पे। तो उसके बाद ये अलग से लेबोरेटरी पे साइंस के तौर पे पढ़ाया जाता रहा। तो भारत में तो खैर बहुत पुराना है, भारत में प्राचीन तौर पे फिलॉसफी के साथ चलता रहा, वैश्विक स्तर पर देखें तो फिलॉसफी के तौर पे बहुत दिनों से चलता रहा। लेकिन कंटेंट ऑफ द स्टडी या स्कोप ऑफ द फिलॉसफी, या आप दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि फिलॉसफी का जो विषय क्षेत्र है वो यही होता है। इन्हीं सब से डिसाइड होता है हमारा बिहेवियर, इन्हीं सब से डिसाइड होता है हमारा मन, इन्हीं सब से डिसाइड होता है हमारा माइंड, इन्हीं सब से डिसाइड होती है हमारी सोल। कई बार एक साइकोलॉजिकल वे में यदि सोल की बात करें तो क्लियर। तो साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए जरूरी है ये सब कुछ को थोड़ा थोड़ा समझे हम लोग। अर्थात साइकोलॉजी पढ़ने वाला व्यक्ति यदि वो साइंस का हो तो बहुत अच्छा होगा उसके साथ। साइकोलॉजी आर्ट भी है, साइकोलॉजी विज्ञान भी है। तो कई जगह ये एमए साइकोलॉजी होता है, कई बार ये एमएससी साइकोलॉजी होता है। जब हम लोग ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स आते हैं। जब न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं तो इसके साथ साइकोलॉजी के साथ न्यूरॉन्स जुड़ता है, और ये साइंस का विषय है ना। इसलिए कई बार साइकोलॉजी सार्वभौमिक भी है। देखो विज्ञान और कला दोनों है। इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बात करें कि क्या साइकोलॉजी विज्ञान है या साइकोलॉजी कला है या साइकोलॉजी साइंस भी है एंड आर्ट भी है, दोनों है। तो सबसे सही जवाब जो है साइकोलॉजी दोनों है। साइंस का मतलब होता है कि यूनिवर्सल है, और कला का मतलब होता है सब्जेक्टिव है। तो जहां पे ऑब्जेक्टिविटी होती है उसको हम लोग साइंस कहते हैं, जहां पे सब्जेक्टिविटी होती है उसको हम लोग स्पेसिफाई होता है, उसको हम लोग कला कहते हैं। तो मेरा मन मेरे हिसाब से है, इस दृष्टि से जब मैं अपने मन का अध्ययन करूंगा तो वो कला है, और अपने व्यवहार का नियंत्रण करूंगा तो मैंने अपने मन का अध्ययन करके व्यवहार को नियंत्रित करा तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये मेरा आत्मनिष्ठ व्यवहार है, तो कला है। लेकिन जब हम मानव मन के एक कॉमन या सामान्य लक्षण को देखने का प्रयास करेंगे, ह्यूमन माइंड के सामान्य लक्षणों को देखने का प्रयास करेंगे, तो वो लक्षण यूनिवर्सलाइज हो जाएंगे। हमारी चेतना, हमारा न्यूरॉन सिस्टम, हमारा माइंड का वर्क, माइंड के अंग, माइंड के पार्ट्स, और हमारी चेतना के पार्ट्स, हमारे न्यूरॉन्स के पार्ट्स, ये सब विज्ञान का विषय है जो कि सबके लिए एक जैसे काम करते हैं। लेकिन सब एक जैसे काम करते हुए, सारे अंग एक जैसे काम करते हुए भी सबका व्यवहार अलग क्यों हो जाता है, और व्यवहारों को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जब ये हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि कला है। तो सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी दोनों इसमें शामिल है। तो जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि कला भी है और विज्ञान भी है। हर व्यक्ति का कलात्मक व्यवहार, हर व्यक्ति की बोलने की शैली, हर व्यक्ति को दूसरे के साथ जीने की शैली, ये आत्मनिष्ठ गुण है, और इसका अध्ययन हम लोग करते हैं तो ये सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी है। और जब सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्टिव है, अर्थात ये कला है, आर्ट है। कला होने के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अलावा इसमें नियंत्रण, रेगुलेशन सब आपके हाथों पर है। यूनिवर्सलाइज भी किया जा सकता है, इस दृष्टि से ये साइंस है। बहुत सारी थ्योरी है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है, चाहे वो थ्योरी मनोविश्लेषणवाद हो, चाहे वो थ्योरी गेस्टाल्ट हो, चाहे वो थ्योरी संरचनावाद हो, स्ट्रक्चरलिज्म हो, चाहे वो थ्योरी व्यवहारवाद हो, बिहेवियरिज्म हो। सारी थ्योरीज यह बताती हैं कि मानव के व्यवहार को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मानव के व्यवहार को समझने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा किया, मनोवैज्ञानिकों ने ध्यान दिया, और उनमें से सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो थे हमारे विल्हेम बुंट, और विल्हेम बुंट ही साइकोलॉजी के फादर हो जाते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी हो जाते हैं। 1879 में उन्होंने जर्मनी में एक जगह पर लिपीजेक जगह पर उन्होंने
स्थापना की, पहली बार साइकोलॉजी की लेबोरेटरी स्थापित की, तो वहां से साइकोलॉजी का विस्तार होना शुरू किया। उसके बाद विलियम जेम्स आए, विलियम जेम्स व्यवहारवाद लेकर के आए, विलियम जेम्स जो है वो गेस्टाल्टवाद लेकर के आए, गेस्टाल्ट थ्योरी लेकर के आए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे विलियम जेम्स जो है वो प्रकारवादी थे, अभी ये मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे चल के, प्रकारवादी थे। फिर गेस्टाल्ट थ्योरी लेकर के आए, संरचनावाद का खंडन करते हुए, तो बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई, उन थ्योरी पर हम लोग धीरे धीरे आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ इस बात को जवाब देना चाहता हूं कि साइकोलॉजी पर क्या क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का विषय क्षेत्र क्या है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, जैसे जिन पर हम लोग अगले सेक्शन पे चर्चा करेंगे, जैसे हम क्यों सोचते हैं। सोचना क्या है, थिंकिंग किसे कहते हैं, मन क्या है, मन तेज क्यों होता है। कुछ सवाल हैं, ये सवाल हमारे दिमाग में होते हैं हमेशा, मन तेज क्यों है, मन की गति कितनी है, मन में विचार कहां से आते हैं, मन नियंत्रित क्यों नहीं होता, मन भागता क्यों है, मन एकाग्र क्यों नहीं होता, मन चंचल क्यों है, लिख दिए थे कहीं पे, है ना, चंचल क्यों है, स्थिर क्यों नहीं होता, एक ही जगह पर कई बार मन क्यों लग जाता है, एक ही जगह एक ही व्यक्ति पर मन लग क्यों जाता है, रुचि क्यों जागती है, रुचि अरुचि क्या है, एक ही जगह पर एक परिस्थिति पे व्यवहार सबके अलग क्यों होते हैं, मन में सोने के बाद भी सक्रियता क्यों रहती है, हम उदास क्यों होते हैं, हमारा ब्रेकअप क्यों होता है, हमें किसी से लव क्यों हो जाता है, अफेक्शन, हमें वस्तुएं क्यों अच्छी लगती हैं, हम मानसिक रोगी कब होते हैं, चिंता क्या है, अवसाद क्या है, डर क्या है, एंजाइटी क्या है ना। ऐसे ही हमारी लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग बाधाएं कौन कौन सी हैं, सीखने की गति सबकी अलग अलग क्यों होती है, एक ही क्लास के बच्चे अलग अलग कैसे हो जाते हैं, एक ही समाज के लोग, एक ही घर के लोग, सबका व्यवहार अलग अलग कैसे हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आप लोग के, ऐसे बहुत सारे जिज्ञासाएं होंगी आपकी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका इससे संबंधित क्या सवाल था। आगे के वीडियो पे, अगली क्लास पे हम लोग इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम लोग मनोवैज्ञानिक तरीके से देखेंगे, हम लोग साइकोलॉजी के दृष्टि से देखेंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर। तो साइकोलॉजी के परिचय की दूसरी कड़ी में, साइकोलॉजी इतना छोटा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में परिचय करा सकूं, साइकोलॉजी एक स्ट्रेंथ लेता है, साइकोलॉजी एक डिमांड लेती है। तो साइकोलॉजी के अगले वीडियो में हम लोग, साइकोलॉजी के अगले पार्ट में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे इन सारे प्रश्नों का। साथ में अगले एक वीडियो में साइकोलॉजी का विकास समझाऊंगा। भारत में और पश्चिम में 3 वीडियो परिचय में हमें लगेंगे, मुझे लग रहा है लगभग 40-50 मिनट का वीडियो। तो पूरे 3 वीडियो में के माध्यम से आप साइकोलॉजी का हिस्ट्री समझ पाएंगे। फिर आएंगे हम लोग साइकोलॉजी के एमपीपीएससी के सिलेबस पर और समझने का प्रयास करेंगे कि साइकोलॉजी पीएससी के सिलेबस पे क्यों रखी गई है। और उसके बाद मनोचिकित्सा, मानव व्यवहार आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। गलती कहाँ होती है टीचर्स से, गलती यहाँ पे होती है कि टीचर साइकोलॉजी का बैकग्राउंड कभी छात्रों को समझाते नहीं है। टीचर साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की दृष्टि से ना पढ़ा करके हिस्ट्री की दृष्टि से पढ़ाना शुरू करते हैं। मेरा सजेशन आपको है कि साइकोलॉजी एक बहुत ही
प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप समाज में रहते हैं, आप घर पे रहते हैं, आप अपने आप में रहते हैं, आप अपने अंदर रहते हैं, तो साइकोलॉजी को जिज्ञासु तरीके से पढ़िए। एमपीपीएससी के सवाल उतने हल्के, उतने भारी नहीं होते हैं कि आप उन सवालों के लिए विशेषज्ञ बनिए। एमपीपीएससी के सवाल जिस प्रकार से होते हैं, यदि आप उनको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से टैकल कर पाएंगे। मेरा मानना यह है कि साइकोलॉजी पढ़ने का तरीका प्रैक्टिकल होना चाहिए, अनुभूति आधारित होना चाहिए, अनुभव आधारित होना चाहिए। मेरा मानना है कि साइकोलॉजी पढ़ने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो प्रैक्टिकल है, चर्चा के थ्रू है। साइकोलॉजी पढ़ने का बेस्ट जो तरीका है वो अपने अनुभवों के आधार पर दूसरों के साथ किए गए व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप इग्नोर नहीं करिए, आप इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। अंतर निरीक्षण विधि इसके लिए सबसे उपयोगी विधि होती है। इसका अप्रोच, इसका टीचिंग अप्रोच इंट्रोस्पेक्शन का अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम लोग साइकोलॉजी कैसे सीख सकते हैं, साइकोलॉजी कैसे हम लोग अपने जीवन पे उतार सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट का इंतजार करिए, बहुत जल्दी सेकंड पार्ट आ रहा है और उस पार्ट में इन सारे सवालों का जवाब भी देंगे। एक बार आपसे ये आग्रह है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिस भी शख्स को इस वीडियो की ज़रूरत समझें उसे भेजें। बहुत सारे लोग एंजाइटी पे शिकार हैं, उन वीडियो को देखने के बाद वो कभी चिंता नहीं करेंगे, कभी अवसाद नहीं होगा, कभी डर नहीं होगा, कभी फियर नहीं होगा। फिलहाल मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।